हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को सोशल साइंस में क्लास 9th में डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में आपको बताएंगे। लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर का नाम है। इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में हम बताएंगे कि मौलिक अधिकार जो है क्या होते हैं और कितने मौलिक अधिकार हैं। इन्हीं के बारे में हम आज आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार देखेंगे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स। आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे मौलिक अधिकार जो होता है कि मतलब हम कह सकते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सरकार द्वारा उल्लिखित अधिकार होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। अर्थात देखेंगे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा उल्लिखित अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कहने का मतलब कि जो सरकार जो है जितने भी नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों के अधिकारों के विकास के लिए जो नियम कानून बनाए है उसके सभी हर तरह से उसको विकसित करने के लिए प्रयास की है, उसी के अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। अब बात करें कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है, तो आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से लाया गया है। किस देश के संविधान से लाया गया है, अमेरिका के संविधान से। और हमारे संविधान में जो भाग हैं उसमें भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। किसने भाग में वर्णन किया गया है, भाग 3 में वर्णन किया गया है। और यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे, जब हमारा संविधान बना तो उसमें आप देखेंगे जो अधिकारों की संख्या थी कितनी थी, 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन जो वर्तमान में आप देखेंगे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। एक जो मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में उसको जो हटा करके इस मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में 300 क में रख दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये इस मौलिक अधिकार जो 7 था, संपत्ति का अधिकार था, उसको या 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा करके 300 का कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कितने थे, 6 मौलिक अधिकार थे। और जो मूल संविधान की अगर हम बात करेंगे तो कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। तो इसलिए यह अधिकार थे 7 जो हम थे पहले। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार, 6 हैं। अब उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में, 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आप देखेंगे यह मौलिक अधिकारों का वर्णन की बात करेंगे तो अनुच्छेद आप देखेंगे लेकर के 12 से लेकर के 35 तक जो है यह आप देखेंगे मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है हमारे संविधान में किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो आज हम आप लोगों को जो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम बताएंगे। जैसे आप देखेंगे पहला जो है क्या है, समानता का अधिकार। पहला क्या है, समानता का अधिकार। इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। यह अनुच्छेद आप देखेंगे 14 से लेकर के 18 तक वर्णन किया गया है। जो पहला क्या है, समानता का अधिकार, यह राइट टू इक्वालिटी, अर्थात यह 14 से 18 अनुच्छेद तक जो है इसका वर्णन किया गया है। और दूसरी बात हम करेंगे, आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। यह राइट टू फ्रीडम क्या करता है, राइट टू फ्रीडम। यह 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। क्या दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। यह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका वर्णन किया गया। इसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। एक्सप्लॉइटेशन आप देखेंगे 23 से 24 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और आप देखेंगे इसके बाद चौथे की बात हम अगर करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात आप देखेंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यह अनुच्छेद 25 से लेकर के कितने अनुच्छेद तक, 28 तक जिसका वर्णन किया गया है धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। आपको 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 6वें नंबर पे आता है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। आप देखेंगे जो हमें अधिकार दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, यह आर्टिकल आप देखेंगे 29 से लेकर के 30 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप देखेंगे जो है यह बहुत ही जो आप अनुच्छेदों में आप देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, यानी अनुच्छेद इसका वर्णन में किया गया है। अभी आप देखेंगे यहीं पे आप देखेंगे जो अनुच्छेद 31 था उसी अनुच्छेद को जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अब 1978 के द्वारा उसे 300 क में रख दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं कि नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा जो नियम कानून उल्लिखित किए गए, अधिकारों को उल्लिखित किए गए हैं, उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान में आप देखेंगे मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो भाग 3 में किया गया है तथा आप देखेंगे यह अमेरिका के देश से लिया गया है और हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन आप देखेंगे 12 से 35 अनुच्छेदों तक का वर्णन किया गया है। इस तरह से हमने 6 मौलिक अधिकारों को बताया। अब हम आपको बताएंगे कि एक एक करके कि 6 मौलिक अधिकार जो आपको प्रदान किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्या? समानता का अधिकार। इसके बाद देखेंगे समानता का अधिकार का वर्णन हम करेंगे आपके सामने कि इसमें कौन कौन से के अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में आप देखिए। इसके बाद हम देखेंगे जैसे आप देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है? जैसे आप देखेंगे समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में जैसे आप देखेंगे लोगों को समान अधिकार प्रदान करना, कि जैसे आप देखेंगे समाज में अगर कहीं पर भी आप देखेंगे असमानता अगर दिखती है तो वहां पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा सारी कुछ होता है। लेकिन अगर कोई चीज किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई मान लीजिए कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई जाति धर्म के नाम पर अगर कोई लफड़ा हो रहा है, अगर मान लीजिए झगड़ा होता है, अब उसमें असमानता दिखेगी। असमानता अगर अलग अलग तरीके से कानून होंगे, अलग अलग तरीके से लोगों का व्यवहार अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे आप देखेंगे असमानता फैलेगी। इसी कारण से हमारे देश की स्थिति को पहले आप देखेंगे जो इतना भेदभाव हो रहे थे हमारे देश में, लोगों उससे जो है देख करके हमारे जो संविधान निर्माताओं ने उनको सही तरीके से कि आगे भविष्य में जो इतनी बड़ी अंधविश्वास असमानता लोगों में फैली हुई है, ऊंच नीच भेदभाव का जो भेदभाव फैला हुआ उसको कम करने के लिए समानता के अधिकार को लाया और उसमें बताया गया कि किन किन अधिकारों को दिया गया है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहला आप देखेंगे जो आर्टिकल आप देखेंगे अनुच्छेद, इसमें आप देखेंगे आर्टिकल आप देखेंगे इसमें 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी समानता, यानी आप देखेंगे 14 अनुच्छेद कहता आर्टिकल 14 में कहा कि विधि के समक्ष समानता। लेकिन हमारे देश में क्या बताया गया कि हमारे देश में ऐसा संविधान बनाया गया कि आप देखेंगे 14 अनुच्छेद कहता है कि विधि के समक्ष यानी कानून, विधि माने क्या होता है? कानून। विधि माने क्या होता है? कानून। यानी कानून के समक्ष आप देखेंगे सबको कैसा अधिकार दिया गया? समान अधिकार दिया गया। यह नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति है उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा या कोई अमीर व्यक्ति है उसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। बल्कि कानून के समक्ष है गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वह दंड अपराध करता है वह उसके अपराध के लिए जो गरीब को सजा मिलेगी वही अमीर को सजा मिलेगी। इसीलिए कहा गया कि कानून जो है विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार दिया गया।
समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि विधि माने कानून होता है, कानून के समक्ष जो है सबको समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके लिए कानून समान होते हैं, चाहे ऊंच चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून समान रखा गया है। दूसरी बात आप देखेंगे आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल आप देखेंगे 15 जो है, 15 में क्या गया कि लिंग जाति धर्म नस्ल के आधार पर लिंग जाति धर्म के नस्ल के आधार पर लिंग जाति धर्म नस्ल के आधार पर भेदभाव न करना। मतलब करना कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया न करना, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हो, हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ चाहे जात को लेकर के, चाहे धर्म को लेकर, चाहे लिंग को लेकर के किसी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसके साथ जो है दंडनात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हमारे संविधान में कहा गया। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे देश में जो जात को लेकर के, धर्म को लेकर के हमेशा विवाद होते रहे, इसी कारण से उन्होंने कहा कि यदि जाति और धर्म और लिंग के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भेद करता है, भेदभाव रखता है, तो ऐसे स्थिति में उसको दंडित किया जाएगा, अन्यथा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सभी लोग मिल करके आपस में रहेंगे, जिससे सभी लोगों का विकास हो सके। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद जो है 16 में आप देखेंगे कहता है 16 अनुच्छेद में आप देखेंगे कहता है, आर्टिकल आप देखेंगे 16 में बताया गया कि आप देखेंगे लोक नियोजन या समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, या हम इसे कह सकते हैं या लोक नियोजन के आधार पर समान अवसर, लोक नियोजन के आधार पर आप देखेंगे समान अवसर, लोक नियोजन के विषय में समान अवसर दिया गया है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, या हम कह सकते हैं लोक नियोजन के आधार पर समान अवसर दिया गया है। यानी लोक नियोजन के आधार पर समान अवसर का मतलब हो गया कि जो भी व्यक्ति है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समान कार्य के लिए अगर काम मतलब अगर उसकी योग्यता है, जिस व्यक्ति की अगर जिस कार्य के लिए योग्यता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें आप देखेंगे किसी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि वह उसकी योग्यता है तो उसी के हिसाब से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान वेतन देने का कार्य प्रारंभ होगा। किसी के साथ यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए या सरकारी नौकरियों में किसी तरह से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो जिस लायक रहेगा उसी के अनुसार उसको वेतन दिया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए कहा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद आप देखेंगे जो आर्टिकल आप देखेंगे 17 में बताया गया कि अस्पृश्यता कांड
कि मतलब अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसका मतलब क्या होता है आप देखेंगे, अंत का मतलब अंत मतलब जो इसका मतलब होता है छुआछूत, छुआ छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत यानी पहले आप देखेंगे लोग क्या करते थे, छुआछूत का अंत का, छुआछूत होता है अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। पहले के आप देखेंगे लोग थे जो उच्च वर्ग के लोग थे, वह निम्न वर्ग से बहुत ज्यादा भेद करते थे, भेदभाव रखते थे। आप देखते थे कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको जो है घाटों पर मंदिरों पे जाना वर्जित था। इस कारण से यह हमारे जो आप देखेंगे जो समाज सुधारक थे यानी महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी जो थे, देखे कि समाज में इतनी बड़ी आडंबर और कुरीतियां फैली हुई है कि लोग आपस में ही लोग अपने से एक दूसरे को तुच्छ समझते थे। और उन्होंने सोचा कि यह अगर हम इसको इससे अगर हम अपने देश से इसको समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ी गरीब और अमीरों के बीच खाई बन जाएगी, जिससे आगे चल करके हमारे समाज में यह भ्रष्टाचार और उत्पीड़न बढ़ता रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो अस्पृश्यता का अंत किया, यानी छुआछूत का जो भेदभाव रखने वाले लोग थे उनको कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, यदि उनके साथ अगर नियम कड़ाई से पालन होगा, इस संविधान में लाया गया। अनुच्छेद 17 में कहा गया, अनुच्छेद 17 में, इसीलिए कहा जाता है बहुत ही परीक्षा के दृष्टि अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे 17 के अंतर्गत आता है कि जो कि भेदभाव, उच्च नीच के भेदभाव रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ कोई छुआछूत संबंधी भेदभाव करता है तो उसके साथ जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी, जो हमारे संविधान के द्वारा, हमारे न्यायपालिका के द्वारा लिखित नियम कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। इस कारण से यह अनुच्छेद जो लाया गया था इसको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए आर्टिकल आप इसके बाद देखेंगे, आर्टिकल आप देखेंगे कितना 18, क्या है 18 में, 18 में आप देख लीजिए क्या है, अनुच्छेद में आप बताया गया है, आप देखेंगे 18 में बताया गया है। आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल आप देखेंगे 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत हुआ है, उपाधियों का क्या हुआ है, अंत। आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी उपाधियां लोगों को दी जाती थी उन्हीं उपाधियों के बारे में बताया गया कि अब जो है केवल आप देखेंगे सैन्य मतलब एक सेना शैक्षिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब सेना में और शैक्षिक योग्यता के तहत आप देखेंगे केवल इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य सरकार किसी भी प्रकार से किसी को उपाधियां प्रदान नहीं करेगी। यानी सैनिक में और जो है शिक्षा के क्षेत्र में केवल जो है आप देखेंगे लोगों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, लेकिन और किसी क्षेत्रों में जो जितने भी उपाधियां हैं लोगों को दी जाती थी वह समाप्त कर दी गई। इसी तरह से आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे सैनिक में परमवीर चक्र, भारत रत्न से लेकर के सारे जो भी मतलब यह पद्म विभूषण से लेकर के परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री, यह सेना को परमवीर चक्र ये सारे सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी। लेकिन जो है क्या है कि अन्य किसी प्रकार से किसी को उपाधियां नहीं दी जाएंगी। इस तरह से आप देखेंगे हमारे जो अधिकार थे, समानता के अधिकार, यह आपने 14 से लेकर के 18 अनुच्छेदों को आपने पढ़ा। कि पहले में क्या पढ़ा कि विधि के समझ 14 कहता है विधि के समझ समानता, यानी कानून के समझ सबको समानता दी गई है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर कोई भी अपराध करता है उसके साथ उतना ही दंड मिलेगा जितना कि वह गरीब हो चाहे अमीर। और दूसरे में बताया गया, आपको बताया कि लिंग, जात, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव
नहीं करेगा। यदि वैसा करता है उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 16 आप देखेंगे 16 में कहा गया, 16 में बताया गया अनुच्छेद में कि यदि कोई व्यक्ति आप देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन यानी लोक नियोजन की व्यवस्था की गई है। लोक नियोजन के आधार पर उसमें आप देखेंगे व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या स्त्री हो चाहे पुरुष हो यदि समान योग्यता रखता है उसी को समान वेतन दिया जाएगा। अब आप देखेंगे 17 बताया अस्पृश्यता कांड बताया छुआछूत संबंधित जो कहा जाता है कि मतलब पहले के जमाने में जो छुआछूत की भेदभाव हमारे देश में फैले हुए थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि आगे ऐसा न हो, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत भेदभाव करता है उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उपाधियों का अंत आप देखेंगे आर्टिकल 18 में कहा गया कि सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त राज्य सरकार या किसी भी प्रकार से कोई किसी को उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। और इस तरह से यह आप देखेंगे लोगों को समानता के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार में 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रकार के जो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमने क्या देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या बताया गया। आप देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार को किस तरह से हमारे देश में यह प्रक्रिया लाई गई और इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार में आप देखेंगे दूसरे नंबर का आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। यह आप देखेंगे 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, यह आप देखेंगे अनुच्छेद 22 तक। आप देखेंगे स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता आप देखेंगे, स्वतंत्रता आप देखेंगे यह अंग्रेजी शब्द जो है शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। यह आप देखेंगे लैटिन भाषा के लीवर से बना है, यह लैटिन भाषा के लीवर से बना है जिसका अर्थ होता है आजादी या बंधनों का अभाव। यानी हम कह सकते हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन न हो उसी को हम क्या कहते हैं, आजादी। अर्थात जो स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया राइट टू फ्रीडम, यह अनुच्छेद 19 से लेके 22 में इसका वर्णन किया गया है। और यह स्वतंत्रता जो है अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा लीवर से बना है, लीवर से क्या है बना है, जिसका अर्थ होता है आजादी या बंधनों का अभाव। जहां पे बंधनों का अभाव हो उसी को हम कहते हैं फ्रीडम। अर्थात हम अगर किसी प्रकार से हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, नहीं है, तो हम क्या है, स्वतंत्र हैं, हम कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहते हैं। और ये भी बात है कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब नहीं हम दूसरों को गलत शब्द बोले,
हम दूसरे के साथ अलग तरीके से व्यवहार करें, दूसरे को हम दुखी करें, ऐसा हमारी स्वतंत्रता नहीं होगी। तब अगर ऐसा आप करेंगे तो आप दंडित किए जा सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए और आपको कानून के समक्ष जो है सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। वही हमके क्या होती है, हमारी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, अर्थात हमें हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता। अब आप देखेंगे स्वतंत्रता का अनुच्छेद आप देखेंगे 19 में। पहले आप देखिए कि पहले हमारे अनुच्छेद में आप देखेंगे मूल जब संविधान था, मूल संविधान में आप देखेंगे संविधान में स्वतंत्रता जो थी, स्वतंत्रता 7 प्रकार की थी, 7 प्रकार की थी। लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आप देखिए इसमें जैसे 6 प्रकार की स्वतंत्रता में आपको बताएंगे। आप देख लिए 19A में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता। क्या की है ये, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 19B में आप देखेंगे कहा गया है, आर्टिकल 19B में आप देखेंगे शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। तीसरा आप देखेंगे 9C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब आप देखेंगे 9th D में आप देखेंगे बताया गया, 9th D में आपको देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। और आप देखेंगे DE में बताया गया कि देश के किसी क्षेत्र, डी में बताया गया देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और ई में देश के किसी क्षेत्र में, देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की, निवास करने की स्वतंत्रता। देश के किसी क्षेत्र में निवास बनाकर रहने की स्वतंत्रता। रहने की स्वतंत्रता। आप देखेंगे 19F में बताया गया था कि 19F में आपको बताया गया संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1978 में
हटा दिया गया, हटा दिया गया। और आप देखेंगे 19G में बताया गया कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर जीविका चलाने की स्वतंत्रता, जीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है 19 अनुच्छेद 19 में बताया गया कि जो मूल संविधान में अगर बात करेंगे जो हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, और आप देखेंगे वर्तमान में कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। और मूल संविधान में कितनी थी? 7। आप देखेंगे पहला क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। क्या पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। कि मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार से आप भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को। लेकिन यह बात जरूर ध्यान में रखना है कि हम बोल रहे हैं तो हमारे वचनों के द्वारा किसी का कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा हमको बोलना है कि दूसरे वाले को भी अच्छा लगे। हमें खड़ूस भाषा नहीं इस्तेमाल करना है, यानी हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों से बातचीत करना है। और आप देखेंगे इसके बाद बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, आजादी दी गई है कि ना कि अगर आप बोलने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को गाली दो, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंडनीय अपराध के द्वारा दंडित किया जा सकता है। और दूसरी बात करें शांतिपूर्वक, क्या है दूसरा? शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19B कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए सभा कर सकता है, बातचीत कर सकता है, रैली स्थापित कर सकता है, संगठन बना सकता है। लेकिन आप देखेंगे वहां पर न तो अस्त्र शस्त्रों को ले जाना है, बल्कि शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, आपको आजादी है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यक्ति एक यूनियन बना सकता है, कोई संगठन बना सकता है, इसके लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मजदूर संगठन हो गया, और संगठन बड़े बड़े संगठन का निर्माण होता है, तो इन्हीं संगठनों में आप देखेंगे जैसे G20 सम्मेलन आपको अभी वर्तमान में अभी देखे लगाया गया था, तो इस तरह से सभी देशों का एक संगठन बना था। तो इसी तरह से संघ बना सकते हैं। और आप देखेंगे देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और आप कहीं अपने देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और कहीं, और इसके बाद देखेंगे 19E में कहता है कि देश के किसी क्षेत्र में निवास बनाकर रहने की स्वतंत्रता रहेगी। आप अपने देश के किसी भी क्षेत्र में निवास बनाकर रहेंगे, उसके लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 19F में बताया गया था कि संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे क्या कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया। और आप देखिए 19G में बताया गया किसी भी स्थान पर जीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी कोई अपनी जीविका के लिए रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रहेगा। इस तरह से हमने अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ा कि इसमें 7 संविधान में मूल थे, जो संविधान में मूल 7 स्वतंत्रता दी गई, लेकिन वर्तमान में 6 है। हमने 7 के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुच्छेद आप देखेंगे 20 में क्या बताया गया। 20 में, अनुच्छेद 20 में किस तरह से इसको भी बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है स्वतंत्रता के अधिकार में। आप देखेंगे अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि जो है अपराध सिद्ध होने के संबंध में, आप देखेंगे अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों को सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। पहला इसमें देखेंगे 20 आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में बताया गया कि अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध
होने के सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। यानी आप देखेंगे हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो वह अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है किस प्रकार से उसको सजा मिलेगी, यह हमारे संविधान में एक विधिवत तरीके से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यानी आप देखेंगे इसमें पहला बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यानी आप देखेंगे हमारे संविधान में यह संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 20 कहता है अगर आप अपराध सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे अगर करता है सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए हमारे संविधान बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। यह नहीं कि अगर एक अपराध कर दिया है तो उसको बार बार कई सजा उसको लाद दी जाए, ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। यदि एक अपराध किया है उस गलती के तहत जो भी कानून की सजा होगी उसी के तहत मिलेगी और एक बार में एक ही सजा मिलेगी, यह नहीं कि बार बार उसको सजा दी जाएगी। समझ में आ गया? अनुच्छेद 20 में 3 बातें बताई गई। दूसरी बात, अपराध होने के समय जो कानून है, यानी आप देखेंगे दूसरी बात बताया गया कि अपराध होने के समय जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार सजा मिलेगी। यानी आप देखिए इसमें कहा गया कि अपराध होने के समय, यानी अपराध होने के समय कि जो कानून बनाए गए थे उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी। यानी अपराध करने के समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराध होने के समय जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार सजा मिलेगी। यह नहीं कि आप देखेंगे कि अपराध आपने अभी किया है उसके कई साल वर्षों बाद उसकी जो है सजा मिले, उसकी उस हिसाब से मिले, ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में कानून बना है, संविधान हमारा बना है, उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। यह नहीं कि पुराने या नए संविधान के अनुसार या ऐसे कोई व्यवस्था है कि उसको अलग से दंड दिया जाए, उसी के अनुसार मिलेगी। जो उस समय वह गलती किया रहेगा उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। और आप देखेंगे अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। और तीसरा भी कहा गया है कि मतलब तीसरे पॉइंट में बात की गई है, किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आप देखेंगे कि कोई किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बाध्य नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को स्वयं
के विरुद्ध, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, यहां लिख सकते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 बातें अनुच्छेद 20 में बताई गई कि अपराध सिद्ध होने के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो वह 3 बातों को ध्यान में रखेगा कि उसको किस तरह से सजा मिल रही है, अगर उसके खिलाफ जा रहा है, अगर कोई ऐसा गलत हो रहा है उसके साथ, तो इस तहत जो है वह संरक्षण प्रदान अपने आप को कर सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, एक ही बार सजा मिलेगी, या नहीं कि बार बार उसको सजा मिले। अपराध सिद्ध होने पर आप देखेंगे समय जो कानून है उसी के तहत, अपराध होने के समय जो कानून व्यवस्था रहेगी उसी के अनुसार सजा मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं कर सकते हैं आप। और इसलिए इस अनुच्छेद को आप देखेंगे 20 तक का आपको हमने बताया। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 21 में वर्णन क्या किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में कि अनुच्छेद 20 में कुछ अधिकारों को लेकर बताया गया है कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। तो 20 में आप देखेंगे 20 हो गया, आप देखेंगे 21 में क्या गया। आर्टिकल आप देखेंगे 21, इसे कहा जाता है, आप देखेंगे आर्टिकल को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या हम कहते हैं जीवन का अधिकार। अब आप यहां पे देखिए, यह अनुच्छेद आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया, जीवन का अधिकार दिया गया है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन से और उसके व्यक्तिगत जो है, आप देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उसके जो है किसी प्रकार से उसको अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे सभी व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, सभी को अपने तरह से स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इस कारण से इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहा गया है कि जीवन का अधिकार है, उसे अपने जीने का पूरा हक है, उसके पूरे जीने की स्वतंत्रता है। इस कारण से इसे किसी प्रकार से उसे जो है मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। वह सभी प्रकार से स्वतंत्र है, अपने जीवन के अधिकार, जीने का अधिकार, उसे स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है हमारे संविधान में। इसे जो है अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है कि व्यक्तिगत जीवन के किसी प्रकार के कोई भी उसके खिलाफ दखलंदाजी नहीं करेगा, उसको पूर्ण रूप से उसके जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि अनुच्छेद 21 क में कहा गया कि अनुच्छेद 21 क में कहा गया कि इसमें बताया गया, अनुच्छेद 21 क में भी जोड़ा गया। इसमें आप देखेंगे राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। यानी हमारे संविधान में आप देखेंगे 21 क में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आप देखेंगे प्रदान की गई, शिक्षा प्रदान की गई हमारे सरकार के द्वारा। और 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की गई है सरकार के द्वारा। और इस तरह से हमारे संविधान में एक नया संशोधन करके इसको रखा गया 21 क में। और आप देखेंगे अनुच्छेद 22 में
अब इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया 22 में आप देख लीजिए। अनुच्छेद 22 में आपको बताया गया है कि आर्टिकल अनुच्छेद 22 देखिए। अनुच्छेद 22 में आप देख लीजिए क्या बताया गया है इसमें, समझे कि आप देखेंगे अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 22 क्या था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको 3 प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी आप देखेंगे यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब आप देखेंगे पहला जो है इसमें दिया गया, पहला 3 प्रकार में जो पहला आप देखेंगे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दंडाधिकारी को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दंडाधिकारी को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यानी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर आपको पकड़ के ले जाता है तो उसको यह बात को साबित करना पड़ेगा कि हम आपको किस प्रकार से या किस तरह से ले जा रहे हैं, किस कारण से आपको ले जा रहे हैं, उसको कारण बताना पड़ेगा। और 24 घंटे के आने जाने के समय को छोड़कर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। और आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने दंडाधिकारी जो है या न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और आप तीसरी बात आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी प्रकार से
प्रकार से किसी वकील से सलाह ले सकता है। सलाह ले सकता है। हाँ देखिए, यहां पे आपको बताया गया कि यदि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण दिया गया है, कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार करता है तो उसमें कुछ आपको संरक्षण प्रदान कर दिए गए हैं, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर लिया है तो उससे आप ये पूछ सकते हैं कि आप हमें क्यों, किस कारण से हमें बंदी बना करके ले जा रहे हैं, तो हमें दंडाधिकारी को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी को न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत करना होगा, जो 24 घंटे के समय में आप देखेंगे आने जाने के समय को छोड़ करके, और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से जो है वकील से सलाह ले सकता है, उससे पूरा अधिकार है, और अपने छुटकारा पाने के लिए उसको बहुत सारी कुछ उसको सुविधा दी जाएगी, यह उसके अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हमने संविधान में आपको देखे मौलिक अधिकार बढ़ा रहे हैं। मौलिक अधिकार में हमने स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बहुत अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है, और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े। मैं आपको इस संविधान के मौलिक अधिकारों को जो बचे हुए हैं अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा, और अगले वीडियो में हम आपको शोषण के विरुद्ध के अधिकार से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।